आदिकालीन परिस्थितियों का अंतिम सोपान, साहित्यिक परिवेश। आदिकालीन काव्य 3 धाराओं में बह रहा था, जिसका आधार था इस काल की साहित्यिक भाषा। दक्षिण भारत की भाषाओं का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से था और शेष भारत की भाषाओं का संबंध आर्य परिवार की भाषा समुदाय से था। आर्य परिवार की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत थी, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। लोक भाषा के व्यवहार के लिए प्रयुक्त भाषा लौकिक संस्कृत थी, जो परिष्कृत होकर क्लासिकल संस्कृत कहलाई। वैदिक संस्कृत में संहिता ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि का सृजन हुआ। उपनिषदों में लौकिक संस्कृत का एक विशिष्ट स्वरूप भी उभरने लगा। तत्पश्चात लौकिक संस्कृत का स्वतंत्र साहित्यिक अस्तित्व बना। वैदिक संस्कृत के समानांतर लोक भाषा एवं विभाषा के रूप में पाली, प्राकृत भाषाएं उपस्थित थी। महात्मा गौतम बुद्ध के समय पाली लोक भाषा थी और उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार इसी भाषा में हुआ। काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने 10वीं शती में महाराष्ट्रीय प्राकृत में कर्पूर मंजरी जैसी प्रसिद्ध नाटिका लिखी। विद्यापति ने अवहट्ट, संस्कृत, मैथिली सभी भाषाओं में रचनाओं का लेखन किया। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में 1050 ईस्वी के बाद भी अपभ्रंश भाषाओं में आचार्य हेमचंद्र के काव्यानुशासन के अनुसार ग्राम्य भाषा अपभ्रंश में रचनाएं लिखी जाती रही। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार यह मालूम नहीं पड़ता कि हिंदी ठीक ठीक कौन सी बोली थी, किंतु यह ब्रज भाषा या पश्चातकालीन हिंदुस्तानी के सदृश न होकर 13वीं शती के अंत तक हमें हिंदी या हिंदुस्तानी के दर्शन नहीं होते। राहुल सांकृत्यायन का अभिमत है कि वस्तुतः सारी आधुनिक आर्य भाषाएं 12वीं-13वीं शताब्दी में अपभ्रंशों से अलग होती दिख पड़ती है। इन कथनों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य के उद्भव चिन्ह ग्राम्य अपभ्रंश में निहित थे। एक तथ्य यह भी है कि यदि हम रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के सीमांकन को स्वीकार करते हुए संवत 1050 से और पृष्ठभूमि में पूर्ववर्ती साहित्य को भी आदिकाल के अंतर्गत करते हुए माने, जैसा कि शुक्ल जी भी सहमत थे कि सिद्धों और जैनों की रचनाओं में कुछ ऐसा है जो इन्हें इनसे बाहर नहीं रखा जा सकता, तब आदिकाल के साहित्यिक वातावरण पर हम उदारतापूर्वक विचार कर सकते हैं। इस काल में साहित्य रचनाएं 3 धाराओं में बह रही थी। पहली धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे और इस बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव इसी युग की देन है। इसी काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभुत मात्रा में इसी युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत, अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रस्तुत किया। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्राय निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी, अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी तथा हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए पृष्ठभूमि का काम कर रही थी। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित की थी। यह बात अलग है कि नवीन खोजों ने यह सिद्ध किया है कि उस काल में कतिपय रचनाएं अपभ्रंश साहित्य की ही मानी जानी चाहिए। इस प्रकार विश्लेषण ने आलोचकों को इस निर्णय पर पहुंचाया कि आदिकालीन साहित्य की उपलब्ध सामग्री को 2 रूपों में विभाजित करके पढ़ा जाना चाहिए। पहला, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं यथा सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार्य, नाथ साहित्य, राउवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मीर रासो, वर्ण रत्नाकर। दूसरा, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं जैसे खुमान रासो, ढोला मारू रादुआ, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जय प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका और खुसरो की पहेलियां। तो इस प्रकार अंततः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल भाषा और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध और पठनीय है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण देन यही है कि इस काल से ही हिंदी भाषा के साहित्य की परंपरा प्रारंभ हुई।
यही वह काल था जिसमें सर्वाधिक विविधताएं रही है। हिंदी साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का परिष्कृत साहित्य इस समय अपनी ऊंचाइयों पर था। हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जन भाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी। जिन परिस्थितियों में आदिकालीन काव्य रचा गया उनमें वीरता, ओज, श्रृंगार और धार्मिक उपदेशों का बाहुल्य था। वर्धन साम्राज्य के पतन प्रारंभ, राजनीतिक स्थितियां उत्तरोत्तर बिगड़ती ही जा रही थी। राजपूत राजाओं की तमाम शक्ति युद्धों में व्यय होती थी। मातृभूमि और स्वदेश प्रेम की भावना से लड़े गए युद्धों में स्त्री आकर्षण भी एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था। विदेशी आक्रांताओं से हिंदू राज्य त्रस्त रहा करते थे। बाहरी ताकतें आक्रमण भी करती थी और लूटमार भी मचाती थी। प्रजा पीड़ित और दुखी थी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद परमादेव की कथाएं काव्य का कथ्य बनी, जिनमें कवि गीत गाया करते थे। इसी समय एक वर्ग ऐसा उदित हुआ जो ग्रह कलह, विद्रोह और युद्ध के वातावरण से दुखी होकर आध्यात्मिक दर्शन में डूबकर उपदेश पर काव्य रचना करने लगा। इस प्रकार स्त्री प्रेम, हठ योग और अध्यात्म आदिकालीन काव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अंतर्निहित थे। धर्म की दृष्टि से आदिकाल का समय धार्मिक सौहार्द का नहीं था। राजपूत राजा अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। सिद्ध और नाथ संप्रदाय तंत्र मंत्र जादू टोने द्वारा अपने मत का प्रचार करते थे, लोगों में भय का वातावरण बना रहे थे। दूसरी ओर शैव, स्मार्त और जैन धर्म भी अपनी धार्मिक विश्वासों को फैलाव देना चाहते थे और साहित्य इसी का माध्यम बनाया गया।